मॉडर्न नंद ने अपनी भाभीियों के लिए बनाई रोटी। ओ कितनी सारी बुक्स हैं और अभी तक मैंने एक भी ढंग से नहीं पढ़ी। ऐसे ही रहा तो मैं अपने एग्जाम की तैयारी कैसे करूंगी। हे भगवान मेरी मदद करो। श्रेया अपनी किताबें उठाकर पढ़ ही रही थी कि तभी उसके भाई की आवाज आती है। श्रेया, श्रेया कहाँ पर हो तुम? जल्दी से यहाँ पर आओ, जरा मेरी शर्ट पर प्रेस कर दो, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है। श्रेया आवाज लगाते हुए कहती है, अभी आती हूँ भैया। श्रेया जैसे ही अपने भाई की शर्ट लेती है वह उसे तुरंत प्रेस करने लगती है। प्रेस करने के बाद वह अपने भाई को उसकी शर्ट दे देती है और दोबारा से अपने कमरे में आकर पढ़ाई स्टार्ट कर देती है। जैसे ही वह किताब को उठाती है कि उसके दूसरे भाई की आवाज आती है। श्रेया तुम कहाँ पर हो? तुमने अभी तक हमारा लंच नहीं बनाया। श्रेया अपने भाई की आवाज सुनते ही फौरन रसोई में जाती है और अपने दोनों भाइयों के लिए लंच बनाने लगती है। वह लंच बनाकर अपने दोनों भाइयों को दे देती है, जिसके बाद वह दोनों अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। उनके जाते ही श्रेया जैसे ही अपने कमरे में आती है तो उसकी माँ उसे आवाज लगा देती है, श्रेया बेटी मुझे जरा दवाई दे दे। ओहो, माँ को दवाई देना तो भूल ही गई। श्रेया एक बार फिर से जाती है और अपनी माँ को दवाई देकर फिर वापस अपने कमरे में आ जाती है। जिसके बाद में जैसे ही किताब उठाती है तो किताब को देखते ही वो अपने आप से कहती है, घर के कामों को करने की वजह से मैं अपनी पढ़ाई पर जरा भी ध्यान नहीं दे पाती। काश मेरी दो भाभी होती तो वो घर को अच्छे से संभाल लेती और मुझे परेशानियां नहीं होती। श्रेया ऐसा सोचकर अपनी पढ़ाई करना शुरू कर देती है। सुबह से शाम तक वह घर के कामों के बीचों बीच में अपनी पढ़ाई करती रहती है। शाम को जब वह सभी को खाना परोस रही होती है तो वो अपने दोनों भाइयों से कहती है, भैया आपको नहीं लगता कि इस घर के अंदर बहू की कमी है? दरअसल बात यह है कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आप जल्दी से शादी कर लीजिए। मुझे दो भाभियां मिल जाएंगी तो इस घर को संभालने के लिए कोई आ जाएगा। इस घर को संभालने के चक्कर में मैं अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाती हूँ। श्रेया की बात सुनते ही नैतिक और आनंद दोनों ही सोच में पड़ जाते हैं, जिसके बाद नैतिक कहता है, सही कहा श्रेया ने। भैया अब हमारी उम्र भी तो हो गई है, हमें शादी कर लेनी चाहिए। और कब तक हमारी बहन हमारी जिम्मेदारियां उठाती रहेगी? हाँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। माँ, आप हमारे लिए लड़के ढूंढ सकती हो। ये सुनते ही ललिता बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो अपने दोनों बेटों के लिए लड़कियां ढूंढना शुरू कर देती है। इस समय ललिता को अपने दोनों बेटों के लिए दो बहुत गरीब और सुंदर संस्कारी लड़कियों का रिश्ता आता है। उसके चलते वो उन दोनों गरीब लड़कियों की गरीबी को देखे बिना शादी कर देते हैं। जिसके बाद घर में दो समझदार बहू आ जाती हैं और घर को अच्छे से संभाल लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ कड़ी मेहनत के बाद श्रेया के लिए घर पर एक लेटर आता है, जिसमें उसे विदेश में जाकर पढ़ाई करने का मौका मिल जाता है। लेकिन वह उस लेटर को देखकर सोच में पड़ जाती है, अब मैं क्या करूं? मेरे दोनों भाई इतने गरीब हैं कि वो मेरी आगे की पढ़ाई को करवा भी नहीं पाएंगे। उनसे बोलने की तो मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही है। कई दिन तक श्रेया इस बात को अपने दोनों भाई को बताती ही नहीं। एक दिन शिवांगी और स्वरा दोनों उसके कमरे में साफ सफाई कर रही होती हैं, तो उन्हें वो लेटर मिल जाता है। वह दोनों उस लेटर को श्रेया के दोनों भाइयों को दिखा देती हैं। आपकी बहन को स्कॉलरशिप मिली है विदेश जाने की। वो इतना अच्छा मौका कैसे गवा सकती है? इतनी मेहनत के बाद इतनी अच्छी स्कॉलरशिप मिली और वो बिना सोचे समझे इस स्कॉलरशिप को रद्द कर रही है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है उसके आगे? ये सब हमारी गरीबी के चलते हैं। शायद श्रेया नहीं चाहती कि हम दोनों भाइयों को उसके चलते परेशानियां उठानी पड़े। लेकिन अब मैं अपनी बहन को विदेश जरूर भेजूंगा और उसे काबिल जरूर बनाऊंगा। आनंद श्रेया से बात करके उसे विदेश पढ़ाई के लिए भेज देता है। श्रेया बहुत खुश होती है। अब एक तरफ श्रेया विदेश में पढ़ाई कर रही होती है तो वहीं आनंद और नैतिक दोनों ही दिन रात मेहनत करके अपनी बहन को पैसे भिजवाते रहते हैं, ताकि उसे किसी चीज की कमी ना हो। इसके चलते वह गरीब से और ज्यादा गरीब हो जाते हैं। उन्हें अपना मकान तक बेचना पड़ जाता है, जिसके चलते वो एक झोपड़ी में रहने लगते हैं। वहीं शिवांगी और स्वरा भी गर्भवती हो जाती हैं, जिनकी चिंता से नैतिक और आनंद दोनों बहुत परेशान होते हैं। समझ नहीं आ रहा, घर का राशन भी खत्म हो गया है, ऊपर से श्रेया को पैसे भी भिजवाने थे। अब तो हमारी इतनी कमाई भी नहीं है कि अपनी पत्नियों की देखरेख भी ढंग से कर सके। सब लोग बहुत मायूस होते हैं। तभी श्रेया अपने भाइयों को सरप्राइज देने के लिए वहां पहुंच जाती है। अरे ये क्या, ये सब कैसे हुआ आप लोगों के साथ? श्रेया को देखकर उसके दोनों भाई बहुत खुश होते हैं। अरे श्रेया, तुम आ गई? आने से पहले तुमने हमें बताया भी नहीं। चलो कोई नहीं, अभी रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनवा देता हूँ।
उसके दोनों भाई उधर राशन लेकर घर में आते हैं, जिसके बाद श्रेया की पसंद का खाना बनाया जाता है। लेकिन विदेश से आने के बाद श्रेया बहुत ज्यादा घमंडी हो जाती है। उसे गरीबी में रहने की अब आदत नहीं थी, जिसकी वजह से एक दिन वह अपनी दोनों भाभियों से कहती है, तुम लोग कैसे कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी रहे हो? भगवान, ऐसी जिंदगी तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। तभी अचानक से शिवांगी और स्वरा दोनों की ही तबीयत खराब हो जाती है, जिसके चलते ललिता अपनी बेटी से कहती है, बेटी, तेरी दोनों भाभियों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। एक काम कर, तू ही अपने भाइयों के लिए रोटियां बना ले। अरे माँ, तुम पागल हो गई हो क्या? कैसी बातें कर रही हो? मुझे ये चूल्हा चौका अब नहीं आता, मैं ये सब भूल गई हूँ। बेटी, ऐसे मत बोल। एक समय पर तू ही तो अपने भाइयों को देखा करती थी, उसके बाद तेरी भाभियों ने पूरे घर को संभाल के रखा। आज उन्हें तेरी जरूरत है तो तू पीछे हट रही है। मेरी बात मान ले बेटी, सभी के लिए खाना बना ले, सब भूखे हैं। अपनी माँ की बातें सुनने के बाद ना चाहते हुए भी श्रेया रसोई में जाती है और आटा गूंथकर चूल्हे पर रोटियां बनाने लगती है। लेकिन अब उससे गोल रोटियां भी नहीं बनती। वहीं जैसे जैसे रोटियां बनाने की वो कोशिश करती, वो सारी आधी कच्ची तो आधी जली हुई नजर आती। जला हुआ खाना देखकर घर के सभी सदस्य हैरान रह जाते हैं, लेकिन कोई उसे कुछ नहीं कहता और चुपचाप खा लेते हैं। ऐसे ही अगले दिन फिर से ना चाहते हुए भी गुस्से से श्रेया खाना बना रही होती है। उफ, ये रोटियां बनाने में कितनी मेहनत लगती है, कितनी गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं। बहुत देर हो गई है मुझे रोटियां बनाते हुए, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। श्रेया ऐसा कहकर वहां से चली जाती है, लेकिन तभी चूल्हे की आग बहुत तेज हो जाती है, जिसके चलते झोपड़ी के अंदर धीरे धीरे आग लगनी शुरू हो जाती है। देखते ही देखते पूरी झोपड़ी जलने लगती है। श्रेया और उसकी दोनों भाई सबकी जान बचाकर बाहर आ जाते हैं। भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? एक ही तो झोपड़ी थी जिसमें हम लोग रह रहे थे, अब तो वो भी नहीं बची। मेरे चलते पूरी झोपड़ी तहस नहस हो गई। श्रेया कितनी बड़ी गलती के बाद भी उसके भाई भाभी और माँ उसे माफ कर देते हैं। उनका ये बड़प्पन देखकर श्रेया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सबसे माफी मांगते हुए कहती है, इतनी बड़ी गलती को आप लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। मेरी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से पूरी झोपड़ी जल गई। ऊपर से आप लोगों ने जिंदगी भर काम करके मेरे पीछे ही लगाया और फिर भी आप लोगों को अपना घमंड दिखाती रही। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज मुझे अपनी गलती का पछतावा है, मुझे माफ कर दीजिए आप सभी। अरे बेटी, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो होता ही रहता है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है और हमें तुमसे कोई गिले शिकवे नहीं है। अपने परिवार का ये प्यार देखकर श्रेया को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है, जिसके चलते वो अपनी पढ़ाई के बलबूते पर एक अच्छी जगह नौकरी करने लगती है और उस नौकरी से वो अपने दोनों भाइयों के लिए एक अच्छा सा घर खरीदती है। वहीं कुछ समय बाद उसकी दोनों भाभियों को बच्चे हो जाते हैं, जिनके साथ वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। नहीं, ये राधिका बहू चटनी बना रही है या बीरबल की खिचड़ी, मैं देख कर आती हूँ। संगीता खाने की मेज से उठकर किचन में आती है, जहाँ राधिका सिलबट्टे पर चटनी पीस रही होती है। क्या दिमागदार बहू है मेरी। अरे, जब घर में चटनी पीसने वाली मशीन है तो क्यों सिलबट्टे पर हाथ घिस रही है मेरी बौड़म बहू। मगर माँ जी, सिलबट्टे की चटनी ज्यादा स्वादिष्ट होती है और ये सेहत के लिए भी ज्यादा अच्छी होती है। अच्छा बहू रानी, मुझे तुझसे सीखनी पड़ेगी कि क्या ठीक है और क्या नहीं। अरे सास हूँ मैं तेरी, समझी। ये मिक्सर रसोई में शोपीस के लिए नहीं रखा है, चटनी बनाने के लिए रखा है। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने गरीब मायके में तूने ऐसी मशीन देखी ना हो, इसीलिए पुराने ज़माने का सिलबट्टा घिस रही है। कोई बात नहीं, बस 2 दिन जैसे तैसे तुझे झेलना है, फिर तो मेरी नई बहू पायल आ जाएगी। फिर मुझे तुझ पुरानी बहू से झिक नहीं करनी पड़ेगी। बेचारी राधिका इसी सोच में पड़ जाती है कि जो बहू अब तक घर में आई भी नहीं है, मगर उसके आने से पहले ही राधिका को पुरानी बहू का नाम दे दिया। 2 दिन बाद बड़े ही धूमधाम से संगीता और राजेश अपने छोटे बेटे निशु की शादी पायल से करके उसे घर ले आते हैं। नई बहू पायल पैसे वाले अमीर घर से खानदान से आई होती है। वो अपने साथ बहुत सारा दहेज लाती है। अरे वाह, नई बहू, तुम्हारा ये शादी का लहंगा तो एकदम नए डिजाइन का है, काफी महंगा होगा ना। जी हाँ मम्मी जी, ये लहंगा 1 लाख का है। इसे मैंने अपनी शादी के लिए स्पेशली नई डिजाइन से बनवाया था, क्योंकि तड़कीले भड़कीले लहंगे काफी ओल्ड फैशन हो गए हैं, इसीलिए मैंने कुछ नया ट्राई किया। तभी नई बहू की नजर एकदम से अपनी जेठानी राधिका की साड़ी पर जाती है। ये क्या राधिका भाभी,
आपने इतनी सितारों भरी साड़ी क्यों पहन रखी है? आजकल तो इतनी फैंसी साड़ी इजीली मीशो और मार्केट में भी मिल जाती हैं। वैसे देखने से ये साड़ी काफी पुरानी लग रही है। बेचारी राधिका हिचकते हुए देवरानी की बातों का जवाब देती है। हाँ पायल, ये साड़ी मुझे मेरी माँ ने दी थी जब मेरी शादी हुई थी, इसीलिए ये साड़ी मेरे दिल के बहुत करीब है। अरे नहीं बहू, तुम्हारी जेठानी को पुरानी चीजें स्टॉक करके रखने की आदत है। इसका बस चले तो अपने दिल को रद्दी और भंगार से भर ले। सास का ऐसा कहा जाना बहू को बहुत खलता है। वहीं पूरा परिवार नई बहू की खातिर में जुट जाता है, इसलिए कोई भी पुरानी बहू को पूछता ही नहीं। अगली सुबह पायल रेडी होकर रसोई में आ जाती है। अरे आ गई नई बहू, मैं तुम्हारे आने का ही इंतजार कर रही थी। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसीलिए सबसे पूछ लो कि उन्हें क्या खाने का मन है। पायल जल्दी से बाहर आती है। पापा जी, सुमित, भैया, निशु, आप सभी मुझे बता दीजिए कि आप सब क्या खाना पसंद करेंगे। अरे नहीं बहू, मेरे लिए तो तुम अपने हाथों से छोले पूरी बना देना, और मेरे लिए राजमा चावल, और मेरे लिए दाल मखनी बनाना। सभी की फरमाइश लेकर बहू किचन में आती है, जहाँ गैस चूल्हा ऑन करके बहू खाना बनाना शुरू करती है और चिढ़कर कहती है। क्या हुआ नई बहू, तुमने गैस की नॉब क्यों बंद कर दी? क्योंकि मम्मी जी, मुझसे इस खटारे चूल्हे पर खाना नहीं बनेगा। ये चूल्हा कितना पुराना हो गया है, बल्कि इस रसोई की सारी चीज पुरानी हो गई है। एक काम कीजिए, मेरे दहेज में मेरा किचन सेट आया है, आप उसे सेट करने की परमिशन दे दीजिए। अरे नहीं बहू, अब तो इस घर की बहू है, तुझे जो ठीक लगे बदल ले। मगर माँ जी, ये गैस चूल्हा इतने सालों से हमारे घर में है और हमारे बहुत काम आया है, इसे बदलना ठीक बात नहीं। ओह चुप कर तू, लगता है तेरी शादी को 7 साल हो गए हैं, इसीलिए अब तो तू पुरानी हो ही गई है। मगर तेरा बस चले तो पुराने सामानों से गोंद की तरह चिपकी रहेगी बौड़म कहीं की। इस तरह से एक बार फिर सास बड़ी बहू को फटकार लगाती है। वहीं नई बहू पायल किचन को पूरी तरह से बदल देती है और सभी के लिए पहली रसोई में बना हुआ खाना परोसती है। पापा जी, मम्मी जी, सुमित भैया, निशु, ये लीजिए खाना शुरू कीजिए। मैंने आप सभी की पसंद का खाना बनाया है और मैंने सोचा कि क्यों ना मीठे में कुछ नया ट्राई किया जाए, इसलिए मैंने आप सभी के लिए टूटी फ्रूटी केक बनाए हैं विद पाइनएप्पल फ्लेवर। खाना खाकर सभी नई बहू की भर भर कर तारीफ करती हैं और साथ में पुरानी बहू की बुराइयां भी। क्या बात है नई बहू, तुमने तो क्या गजब का केक बनाया है, खाते ही मुंह में घुल गया, वाह। हाँ सचमुच नई बहू तुम लग रही हो इस घर की नई बहू, वरना तो राधिका बहू ने तो अपनी पहली रसोई में मीठे में वही पुराने जमाने की घिसी पीटी रस्म की तरह हलवा ही बनाया था, और तब से लेकर अब तक किसी भी त्योहार पर मीठे में हलवा ही बनाती है। वो तो तुम्हारे आ जाने के बाद पुरानी बहू के इस हलवे से पीछा छूटा है। अपनी ससुराल वालों को ऐसा बोलता देखकर बेचारी बड़ी बहू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक वक्त मेरा बनाया हुआ हलवा माँ जी बाबूजी के मुंह से नहीं छूटता था, और आज नई बहू के आ जाने पर इस घर में मेरी कोई कदर ही नहीं रह गई है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। फिर एक दिन सास अपनी नई बहू के साथ ढेर सारी शॉपिंग करके घर आती है। मम्मी जी देखिए, ये फैंसी पर्दे घर में कितने अच्छे लगेंगे, है ना? चलिए इन पर्दों को चेंज कर देते हैं। पायल और संगीता दोनों सास बहू घर के सारे पुराने पर्दों को जमीन पर उतारकर फेंक देती हैं और उसकी जगह नए नए पर्दे चारों तरफ लगा देती हैं। तभी राधिका वहां आती है। माँ जी, देवरानी जी, आप दोनों ने ये पर्दे इस तरह से फर्श पर क्यों फेंक दिए हैं? एक्चुअली वो क्या है ना राधिका भाभी, ये पर्दे पुराने हो गए थे और आजकल के जमाने में ऐसे फूलों और कढ़ाई वाले पर्दे अच्छे नहीं लगते। माँ जी, पायल तो इस घर में नहीं है, मगर आपको तो पता है कि इन पर्दों पर मैंने अपने हाथ से ये बेल बूटे बनाए थे। देख राधिका बहू, मेरा दिमाग मत खा। तेरी रोक टोक देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन पर्दों से ज्यादा तू पुरानी हो गई है। एक काम कर, ये पुराने पर्दे तू अपने गरीब मायके वालों के घर भिजवा दे, उनके काम आएंगे। वैसे भी उन गए गुजरे गरीबों ने तेरी शादी में हमारे घर के लिए तो दहेज में एक खोटा सिक्का भी नहीं दिया, मगर तेरी सास का दिल बहुत बड़ा है, इसलिए मैं अपने घर की पुरानी चीज भिखारी समझकर तेरे घर वालों को भीख में देती हूँ। अब अपनी साथ साथ बेचारी राधिका को अपने गरीब मायके वालों की बेइज्जती भी सहनी पड़ रही थी। धीरे धीरे घर की एक एक पुरानी चीजों को बदल दिया जाता है। फिर एक दिन संगीता राधिका को अपने पास बुलाती है। बहू, अरे ओ बड़ी बहू, अरे ओ मेरी बौड़म बहू, कान में धूल जम गई है क्या? जी माँ जी, बुलाया? हाँ, ये ले, नई बहू की कुछ साड़ियाँ हैं जो अब पुरानी हो गई हैं,
और तुझे तो पुरानी चीज बहुत पसंद है, तो आज से इसे तू पहनना। राधिका भाभी, ये सैंडल भी आप रख लीजिए, थोड़ी सी टूट गई है, आप जुड़वा कर पहन लेना। वैसे भी आप तो पुरानी हो चुकी हैं, मगर मैं अभी इस घर में नई बहू हूँ, इसलिए मुझे तो बन ठन कर रहना होगा। बार बार बेइज्जती होने के कारण इस बार राधिका के आत्मसम्मान को गहरी ठेस लगती है और उसके अंदर भरा दुख झंझलाहट के साथ बाहर आ जाता है। बस कीजिए, बस, बहुत हो चुका। अरे मैं इंसान हूँ। पायल, इस घर में बहू बनकर के आई, आप लोगों के दिल में मेरी जगह ही नहीं रही, या फिर कभी थी ही नहीं। माँ जी, शादी के बाद जब आप मुझे गरीब घर की बेटी कहती थी, तब मुझे आपका वो कहना उतना नहीं खलता था जितना कि पुरानी बहू नई बहू के फर्क से महसूस होता है। क्या नहीं किया मैंने इस घर के लिए, मगर नई बहू के आ जाने से भेदभाव आ ही गया। शायद इस घर के लोगों को मेरी जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा रही हूँ। राधिका अपना सामान लेकर अपने घर जाने लगती है। तभी संगीता हाथ जोड़कर कहती है, बड़ी बहू, मुझे माफ कर दे। एक सास होने के नाते मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं इस घर को संभाल कर रखती, मगर नई बहू के आ जाने के बाद मैंने ही फर्क किया। मगर सच तो ये है कि तू ही इस घर आंगन की पहली लक्ष्मी थी और रहेगी, और घर की लक्ष्मी के बिना तो घर परिवार अधूरा होता है। हमें छोड़कर मत जा। आई एम सॉरी राधिका भाभी, मम्मी जी से ज्यादा गलती तो मेरी है। आपकी जगह इस घर में मुझसे पहले है, मैंने ही इस घर में नई पुरानी का टेंट्रम यूज किया था। आई एम सॉरी। ये सुनकर राधिका की आंखों से बहते खुशी के आंसू रोके नहीं रुकते, और पहले की तरह ही राधिका को ससुराल में अपनी खोई हुई जगह मिल जाती है, और नई और पुरानी बहू का ये फर्क यही खत्म हो जाता है।